Hello everyone, myself Ravi Kumar. Welcome to the 99 percentile column and Academy channels. Uh, First of all, एक introduction बता देता हूँ. 6 year teaching experience, an Academy plus educators for YT channel, Grow More Academy. You can search and 20,000 plus learners mentor for Quant and LRDA section, and especially expert for quantity aptitude and LRDA, CAT and other management exam. जितने भी MBA एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड LRDA पार्ट को मैं फिनिश करवाता हूँ. और मेनली जो अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी गाइस स्टार्ट विद स्टार्ट योर कैट 23 जर्नी राइट नाउ. इस स्पेशल सीरीज का मेन मोटिव ये रहेगा कि जो बच्चे सेकंड ईयर, फाइनल ईयर या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, उन सबका एक बेसिक फंडामेंटल क्वांट, LRDA, BRC का कंप्लीट होना चाहिए. सो दैट मान लो MBA करने से पहले तुम लोग कॉलेज प्लेसमेंट में जा रहे हो या जर्नल एप्टीट्यूड देने जा रहे हो, तो उसमें तुम्हारी नॉलेज होनी चाहिए. तो मेन मोटिव ये रहेगा कि तुम्हारी जो स्किल है क्वांट को लेके, LRDA को लेके, BRC को लेके हम कवर अप कर पाए बच्चों. ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें तरुण सर क्वांटिटी एप्टीट्यूड कवर करवाएंगे, अभिलाषा मैम तुम्हें BRC सेक्शन करवाएंगी, एंड माई सेल्फ रवि कुमार मैं तुम्हें LRDA के सेक्शन से स्टार्ट करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आज फर्स्ट सेशन है. जैसे LRDA की बात की जाए, कैट 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सेट थ्योरी या फिर इसी का सब पार्ट है वेन डायग्राम. 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट फ्यू ईयर से ये कंटिन्यू हर स्लॉट में आ रहा है. तो इसको स्टार्ट करने का मेन मोटिव ये है कि अगर तुम इसके बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हो तो हाई लेवल के, कैट लेवल के सेट इन फ्यूचर बना पाओगे. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. कोई भी बच्चा जो नॉन मैथमेटिकली बैकग्राउंड से है या फिर ऐसा बच्चा जिनको मैथ से फियर है, एक फोबिया है, वो भी इस क्लास से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि अगर तुम्हें सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताओगे नेक्स्ट क्लास में क्या होना चाहिए. इवन तुम्हें कोई डाउट हो तो भी कमेंट में पूछ सकते हो. सेकेंडली, हम सारे एजुकेटर रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल करवाएंगे, फिर एक दिन एक साथ आगे तुम्हारे जो डाउट्स होंगे वीकली वो भी डिस्कस करेंगे. इस पूरे स्किल बिल्डर बैच की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे तुम पढ़ लेते हो, उसके बाद तुम्हें सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है उस टॉपिक के रिलेटेड कि सर हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, हम प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं. तो वी गाइस प्रोवाइड प्रैक्टिस सेट एज वेल एज. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा, बहुत डिटेल में चलूंगा. ठीक है, कोई भी बच्चा, किसी भी लेवल का बच्चा डिटेल में इसे समझ सकता है. लेट्स स्टार्ट. बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी की बात की जाए तो ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे. ठीक है, कैर्गो कैट्रोन. इन्होंने ये थ्योरी जब वो ट्रिग्नोमेट्री पे काम कर रहे थे तब ये इनोवेट की थी. बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसके बारे में अगर तुमने कभी कुछ नहीं पढ़ा तो हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, अब तुम लोगों को कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसपे तुम्हारा फोकस होना चाहिए, मेनली फोकस होना चाहिए. ठीक है, सुनते जाना सारे के सारे अच्छे से. बात की जाए, एज वी कैन सी दैट दीज आर वन डिस्टिंक्ट कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेट की डेफिनेशन के बारे में बात करता है कि सेट कहते किसे. अगर मैं तुम लोगों को बोलूं सेट कहते कैसे, सेट एक ऐसा कलेक्शन है बच्चों जो डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइन हो. वेल डिफाइन हो मतलब ऐसा नहीं कि विदाउट कोई डेफिनेशन तुम लोग इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर दो. ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कर्ली ब्रैकेट में लिखा ए को डिनोट करते हुए 1, 2, 3, 4 और 5. इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बच्चों? ये पूरा का पूरा एक सेट को डिनोट करेगा. बट अगर इसी चीज को अपन थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखें कि इसी सेट को अगर मैंने लिख दिया 1, 1, 2, 2, तो ये इसको डिनोट नहीं कर रहा है. ऐसा क्यों भाई? डिनोट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सर इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. वेल डिफाइन तो हो सकता है बट डिस्टिंक्ट नहीं है. तो ये सेट की जो मेन डेफिनेशन है उसको, उसके रूल ब्रेक कर रहा है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा.
अब सम टाइम कई बार पूछ लिया जाता है डाउट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक कर्ली ब्रैकेट में 1 2 और 3, बहुत बेसिक से बता रहा हूं सब कुछ, अगर समझ में आता है तो ध्यान से सुनना, नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पूछना। एंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट ऑफ द सेट डजेंट मैटर, मतलब अगर A1 2 3 लिखा हुआ है और B को मैं सेम अगर लिख दूं 2 1 3, तो ये दोनों एक ही रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों एक ही रिप्रेजेंटेशन है, मतलब A और B एक ही बात है, इसको अलग अलग नहीं मान सकते। समझ पा रहे हो? 1 2 3 2 1 3 3 2 1, ये जो सेट के अंदर 1 2 3 है ये मेंबर कहलाते हैं सेट के, इसे एलिमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर दो डिफरेंट सेट तुम्हारे सामने लिखे हैं और दोनों के एलिमेंट सेम है तो वो एक ही बात है, अगर उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। दैट्स वाई लिखा हुआ है अरेंजमेंट डजंट मैटर। चलो बहुत अच्छा, आगे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें लिखा कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 12, सिर्फ अगर इतना भी लिखा हुआ है तो अगर उसे सेट के फॉर्म में लिखना पड़े तो बच्चों क्या होगा, 1 3 5 7 9 और 11। इज इट क्लियर और नोट? क्या ये डिस्टिंग और वेल डिफाइंड है? क्या ये गिवन नंबर डिस्टिंग और वेल डिफाइंड है? तो तुम लोग नोटिस करोगे ये डिस्टिंग भी है और वेल डिफाइंड भी है, ठीक है। रिवर ऑफ इंडिया, क्या रिवर ऑफ इंडिया वेल डिफाइंड है? यस, तुम लिख सकते हो सेट बना के सरस्वती गंगा जमुना, ठीक है, सब कुछ सीक्वेंस में, ये भी एक सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा सकता है। इसके बाद देखो वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर अल्फाबेटिकली लिखना चाहूं तो क्या ये लिख नहीं सकता? हाँ भाई, A E I O U, समझते जाना, इज इट पॉसिबल और नॉट? इसे भी लिखा जा सकता है ओल्ड डिस्टिंग एंड वेल डिफाइंड। अब वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोस्केलन होता है, स्केलन होता है, ये तो मैंने तुम्हें साइड के इक्वल बता दिया। फिर एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूस होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, तो ये सारे ट्राइंगल को भी अपन वेल डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही हो तुम लोगों को, ठीक है। अब आगे देखो, द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा लिखना चाहूं, ये चीजें ज्यादा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता ना तो जस्ट एक बार के लिए सुन लो, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। अगर देखो अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट है तो डेफिनेटली ये एक सेट का फॉर्म होगा, अगर ये सेम है तो ये सेट का फॉर्म नहीं होगा। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं, क्योंकि ax का स्क्वायर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके दो आंसर आएंगे, दोनों आंसर अगर डिस्टिंक्ट है तो ये सेट का फॉर्म है, अदरवाइज नहीं है। अब बात करूं प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, तो भैया फैक्टर तुम्हें नहीं, मैं ये सारे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगर कुछ चीजें तुम्हें नहीं आएंगी तो चैप्टर वाइज आगे फिनिश करते हुए चलेंगे अपन। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने क्या है बच्चों, तुम्हारे सामने है 36। इज इट क्लियर? 36 अगर इसको मैं सॉल्व करूं, 2 से होगा कितना 18, फिर 2 से जाएगा फिर कितना 9, फिर 3 से जाएगा कितना 3, तो ये इसके फैक्टर बन गए। फैक्टर इन सेंस इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा भाई? फैक्टर का मतलब वो चीज होती है जो गिवन नंबर से डिवाइड, जैसे 36 है, 1 डिवाइड कर देता है, 2 कर देता है, फिर 2 के बाद 3 भी कर लेता है, 4 भी कर लेता है, 6 भी कर लेता है, 9 भी कर लेता है, 18 भी कर लेता है और 36। तो तुम फैक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हो। क्या सारे बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं? एवरीवन अंडरस्टैंड? ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सिर्फ इसीलिए दिए हैं कि तुम लोग सेट को समझ पाओ, सेट की डेफिनेशन समझ पाओ। सेट की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा कलेक्शन जो डिस्टिंक्ट हो और उसमें जो अरेंजमेंट है, जो अल्टरनेट अरेंजमेंट है या फिर जो सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट है वो मैटर ना करे, 1 2 3 2 1 3 कुछ भी हो। और इसमें जैसे मान लो मैंने कहा मान लो एक ऐसा सेट, जैसे मैंने कहा इंडियाज ऑल पीपल ऑफ इंडिया इज ब्यूटीफुल, क्या ये सेट का पार्ट हो सकता है? तो तुम लोग इसे सेट का पार्ट नहीं मान सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी को ABC अच्छा लगता है, किसी को XYZ अच्छा लगता है, कई ऐसे हैं जिनको कोई अच्छा नहीं लगता। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा कहा जाता है कि ऑल
ऑल इंडियंस आर ब्यूटीफुल, तो ये सेट का पार्ट नहीं हो सकता है कि कुछ ऐसे हो जो ना हो ब्यूटीफुल। तो ऐसे स्टेटमेंट जो तुम्हें एक तो डिस्टिंक्ट वैल्यू दे, एक तुम लोगों को वो डिफाइन कर पाओ, वही सेट का पार्ट हो गया। तो ये सेट की इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जिसको तुम्हें समझना था, ठीक है। चलो आगे। अब इंपॉर्टेंट सिंबल, जैसे मैंने कहा था चैप्टर स्टार्ट करते ही कि ये इतना डिटेल में मैं करवाने वाला हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि चीजें क्या हैं, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर के बेसिक कभी पढ़ने ना पड़े तुम्हें, कि तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो इन फ्यूचर। अगर ऐसा साइन तुमने देखा है, ऐसे साइन को क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग, ठीक है। अगर तुम उल्टा ए देख लो कहीं पे, उल्टा ए देख लो, उल्टा ए देख लो, तो उल्टे ए की डेफिनेशन में तुम लोगों ने देखा होगा, हाँ। कितने लोग हैं जो उल्टे ए को भी जानते हैं? दो तीन और एरो लिख देता हूं मैं, तुम लोगों को अगर पता हो। उल्टे ए का मतलब फॉर एवरी, ठीक है। और अगर तुम उल्टा ई की बात करो, एक सेकंड को, हाँ, इसको लिखते हैं फॉर एवरी, उल्टे ए को फॉर एवरी। एंड अगर तुम उल्टा ई लिखो, टू एग्जिस्ट, ठीक है। अब सर इसमें से इसके अलावा भी कई चीजें हमने देखी है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर अपन देखें, डबल डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डबल डॉट तुम देखोगे, अगर कहीं भी तुम लोग डबल डॉट देखो तो इसको डिनोट करते हैं सच दैट से। इसका रीड करने का मतलब होगा सच दैट, राइट एवरीवन। अगर तुम कहीं कोई कोमा देखो तो इसका मतलब होता है एंड। जैसे तुम लोगों को अभी एक दिखाया था मैंने, देखो एक बार, जैसे अगर ये सेट है 1,2,3,4,5, इसका मीनिंग क्या है इस कॉमे का? इसका मतलब है एंड, 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट सिंबल है सेट फॉर्मूला की, राइट। आगे आ जाओ थोड़ा। अब क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बाद में करेंगे नाम वगैरह। तुमने तीन फॉर्मेट में नंबर देखे होंगे, सेट को तीन फॉर्मेट में देखा होगा। सबसे पहला फॉर्मेट लिखते जा रहा हूं ये, जैसे मैं अभी तक लिखते आ रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5, राइट। इसको तुमने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। ए को और लिखने का तरीका भी क्या है, ठीक है। ए को और लिखने का भी तरीका क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट, ये जो एरो है वो सच दैट का रहेगा, राइट एवरीवन। और इसमें क्या लिख सकते हैं, जो एक्स है 5 से लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? ये एक रिप्रेजेंटेशन है। और सम टाइम तुम बुक्स में ऐसे भी देखोगे कि कुछ ऐसा रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, 1 2 3 4 और 5। इसको यहां पे मान लो फॉर एग्जाम्पल ए लिख रखा है। ये तीन तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब सबसे पहले अगर मैं तुम्हें देखो वो लिखने के बाद सिखाऊंगा ना तो मजे बहुत आएंगे। अब तुम लोग देखोगे तो रोस्टर एंड टर्बुलर फॉर्म का मतलब समझते हो? टेबल के फॉर्म में कौन सा है बच्चों? क्या ये टेबल का फॉर्मेट नहीं लग रहा क्या? 1 2 3 4 5 टेबल है एक, राइट। इसके बाद तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या इसे प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। मतलब एक प्रॉपर्टी के तुम्हें सेट बिल्ड करना पड़ेगा। देख रहे हो तुम लोग, मान लो तुम्हें यहां पे एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक्स की वैल्यू कहां तक जा सकती है नेचुरल नंबर में? 1 से लेके 5 तक। अब तुम एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, दैट्स वाई इसका नाम है सेट बिल्डर। इसे एक प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में लिखा गया है, यस और नो। और सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म का दूसरा नाम भी अगर तुम चाहो तो तुम्हें मैं बता सकता हूं। स्टेटमेंट फॉर्म के दूसरा नाम एक होता है क्या? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि तुम इसे देख पा रहे हो, एकदम एग्जैक्टली देख पा रहे हो, विजुअल कर पा रहे हो इसका, ठीक है। 1 2 3 तीन फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहले जो रोस्टर या फिर टर्बुलर, इसका नाम इसलिए है कि टेबल फॉर्म में है। दूसरा जो सेट बिल्डर है, जिसमें तुम्हें सेट बिल्ड करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, कोई एल्जेब्रा के अंदर प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उस प्रॉपर्टी से सेट बिल्ड करना पड़ेगा। और तीसरा है विजुअल, जिसे तुम्हें विजुअलाइजेशन से देखना पड़ेगा, सीधा दिख रहा है 1 2 3 4 5। ये तीन रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। अगर इनके नाम याद रखोगे
तो टफ रहेगा। अगर तुम इस तरीके से सेट लिख लोगे तो दिमाग में आएगा कि पहले टेबल बनी है, टर्बुलर या रोस्टर। दूसरा, रिप्रेजेंट अपन ने कैसे किया है, अपन ने सेट को बिल्ड करना पड़ेगा, तो सेट बिल्डर। एंड थर्ड फॉर्मेट में देखो तो ये विजुअलाइजेशन सिर्फ दिख रहा है, दैट्स इट। होप सो कि चीजें क्लियर हैं तुम्हारे माइंड में, ठीक है। आ जाओ, अगर इतनी बात है तो सेट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट। अगर तुम्हें थोड़ा फॉर्मेट नहीं दिख रहा तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तुम लोगों के लिए लिख देता हूं मैं। फाइनाइट सेट, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है मे बी तुम्हें ना दिखे, ठीक है, फाइनाइट सेट। और यहां पे लिखोगे तो ये है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इस क्लास को जब तुम कवर करोगे तो तुम्हारी एक सेट का प्रॉपर्टी एकदम क्लियर एंड कट होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक प्रॉपर नोट से बना लेना, सो दैट कि तुम्हें बुक्स में ज्यादा रिसर्च ना करनी पड़े। जिस 3, 4, 5, 10 पेजों को पढ़ोगे उसको तुम एक छोटी सी क्लास में फिनिश कर सकते हो, ठीक है। फाइनाइट सेट देखते ही पता चल जाता है कि सर, जिसमें जो काउंटिंग ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल हो, फाइनाइट हो। इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज फाइनाइट। अगर फाइनाइट की बात को यहां तक तुम समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। फाइनाइट को अगर मैं थोड़ा सा और डिनोट करना चाहूं तो ऐसे कुछ डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ए को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 1, 2 और 3। क्या इसमें फाइनाइट है? क्या कोई हर बच्चा कैलकुलेट कर सकता है 1, 2, 3? इज इट क्लियर? आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। अगर इन्फिनाइट की बात करें, नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, एलिमेंट इन सेट आर इनफाइनाइट, ठीक है। ये बहुत स्टैंडर्डाइज सेट होते हैं। तो अगर मैं मान लो ए के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट करके छोड़ दूं, समझना एक बार, पूरा सेट नहीं लिखा जाएगा। जब तुम टर्बुलर फॉर्म में लिखोगे ना, जैसे 1, 2 और 3, इतना लिखते ही सब समझ गए हैं कि ये नेचुरल नंबर का एक पूरा सेट है, एन तक चलेगा। तुम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो सेट के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट या मेंबर कह लो, वो इनफिनाइट होंगे, काउंटेबल नहीं होंगे। यहां तक ठीक है कहानी? यहां तक कहानी ठीक है। देखो, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, सेट के बारे में बताया, वेल डिफाइन और डिस्टिंग होते हैं। फिर सेट को रिप्रेजेंट करना सिखाया। सेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट तुम लोगों को मैथ में सबसे तगड़ा फोबिया होता है, बिलोंग्स टू क्यों लिखा जाता है, फॉर एवरी क्यों लिखा जाता है, फिर सच दैट क्यों बोला जाता है, एंड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और फॉर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है, एवरीथिंग डिनोटेड, ठीक है। आगे आ जाओ। स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट। अगर मैं स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट की बात करूं बच्चों, तो सबसे पहला नाम अगर अपन लिखना चाहेंगे तो वो नाम किसका होगा, ठीक है। अगर मैं उसे डिनोट करूं तो एन से डिनोट कर सकते हैं, एन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यस एवरीवन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यस। अगर उसके बाद में अगर ये W लिखूं तो क्या होगा बच्चों, सेट ऑफ ऑल होल नंबर। ये तुम लोगों को स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब तुम लोगों को आइडिया होना चाहिए। जब तुम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो एन और W इसके डिनोट करने के लिए लिखे होंगे, राइट। एन हो गया, W हो गया। इसके बाद थोड़ा और चलते हैं, तो इसके बाद अगर तुम लिखोगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है भैया। अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, अब यहां पे रियल नंबर में पॉजिटिव रियल नंबर भी आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रियल के लिए ये डिनोट हो जाएगा, और जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है उनके लिए ये डिनोट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्यू से डिनोट करने की, तो ये क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल
रेशनल नंबर। अगर तुम लोगों को ये ज्यादा नंबर्स की नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, 2 जैन से एक नया बैच आ रहा है मेरा, जिसके अंदर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा। क्यू से डिनोट होगा ऐसे, फिर कई बार देखो जेड तुम्हें देखने को मिलेगा, जेड के साथ साथ आई भी मिल सकता है, दोनों एक ही बात है। ये इंटीजर के लिए डिनोट होता है बच्चों। अगर बात की जाए, सारी की सारी बात की जाए, तो ये होंगे कौन से, इंटीजर के लिए, इंटीजर नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को ज्यादा टेंस फील नहीं करवाऊंगा मैं। इंटीजर्स में भी फॉर्मेट को इस तरीके से याद रखा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं बच्चों और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। तो इसके लिए सम टाइम ऐसा साइन यूज कर लिया जाता है, सम टाइम ऐसा यूज कर लिया जाता है आई प्लस और आई माइनस, ठीक है। डिनोट करोगे तो जेड प्लस और जेड माइनस, हाँ ऐसे डिनोट कर दिया जाता है। ये तो स्टैंडर्ड इनफाइनाइट है। इसके अलावा है ना, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो सी आ जाएगा, बट इरेशनल नंबर के लिए क्या होता है उसका थोड़ा फॉर्मेट देख लो। इरेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर के लिए कोई अलग स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है कहीं से। अगर तुम रियल नंबर में से रेशनल नंबर हटा दोगे तो यही एक तरीका है, इसे कहेंगे सेट ऑफ और इरेशनल नंबर। ठीक है भैया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसे आर माइनस क्यू से डिनोट करते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर इतना अंडरस्टैंडिंग इजी है तो थोड़ा सा और देख लो, सी को क्या बोलेंगे, सेट ऑफ और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको तुम डिनोट ना कर पाओ, सबके नंबरिंग मैंने बता दी है, ठीक है। ये सब कुछ लिख के बताने की जरूरत यह है कि तुम जब ऐसी थ्योरियां पढ़ते हो तो तुम्हारे सामने एक ही फॉर्मेट में सारी चीजें आ जाए, ठीक है। चलो आगे, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता देना कैसी है। दूसरी ये चीज भी तुम लोग बता सकते हो कि कौन सी चीज तुम्हें अच्छी लगी और क्या और सीखना है तुम्हें, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डेड सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैं एक फ्लो में तुम्हें पढ़ाता जाऊंगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पॉज करना और उसे थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है। बार बार एक ही टॉपिक को रिवाइज करने से बेटर है कि तुम उसे अपने अकॉर्डिंग रिवाइज कर लेना, सो दैट इजी रहे। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा नल सेट का, नल सेट का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, नल सेट। भैया नल सेट को डिनोट करते हैं, इसको कोटा सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी भी बोलते हैं, ठीक है। 3 अलग अलग नाम है, सारे नाम जो मैंने अवेलेबल है वो सारे बता दिए। इसको तुम लोग 5 से भी डिनोट करते हो और सम टाइम कर्ली ब्रैकेट को सीधा ऐसे छोड़ देते हो, ठीक है। इसमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। अब सर ऐसे ऐसे सेट भी आते हैं क्या, ऐसे सेट भी आते हैं क्या? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा तुम्हें इस टाइप के सेट का। एग्जांपल अगर तुम लोग देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को डिनोट करवाना चाहूं कि x बिलोंग्स टू n, राइट, और जो x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। तुम लोग मुझे बता दो, क्या x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है जिससे x स्क्वायर सच दैट लगाना है यहां पे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है? नेवर भी हैपन। x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको कुछ भी रखोगे तो प्लस 1 में करने के बाद क्या वो 0 बनाएगा? नेवर भी हैपन। तो ऐसे जो सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे सेट को अपन फाई में या फिर इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर आता है सिंगलटन। देखो धीरे धीरे नाम पढ़ोगे ना तो भी समझ में आ रहा है, सिंगलटन का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। अब तुम लोग कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, इज 1। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। होप सो बात समझ पे आ रहे हो, होप सो कि सारे बच्चे बात समझ पा रहे हो। कितने लोग हैं? इसी फॉर्मेट को बदल के दिखाता हूं तुम लोगों को, इसी फॉर्मेट को बदल के दिखाता हूं। अगर मैं इसे बी फॉर्म में लिखता हूं तो क्या होगा बच्चों, x बिलोंग्स टू n सच दैट x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0।
क्या होगा भैया, सिंगलटन है कि नहीं है, एक्स की कौन सी वैल्यू से, देखो नेचुरल नंबर है, एक्स की सिर्फ एक वैल्यू से ये एक्स इक्वल टू 1 पे डिफाइन होगा। डिफाइन होने का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट है, बी को ऐसे भी लिखा जा सकता था। क्या डाउट क्लियर हो गए? साथ साथ वेल एग्जांपल देके भी समझा रहा हूं मैं ना, कि भैया 1 रखोगे तो ही आंसर 0 आएगा, इसके अलावा एक्स की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। दैट्स कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब सिंगल एलिमेंट, नल का मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल। कई बार बोलते हैं नल, तुम तो बिल्कुल नल स्टूडेंट हो, तो मतलब जो 0 है या जिसको 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। होप सो क्लियर है यहां तक। आगे आ जाओ। इक्वल सेट, दो टाइप के सेट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इक्वल सेट और एक होते हैं इक्विवेलेंट। तो ये दोनों क्या डिफरेंट डिफरेंट, क्या क्या कहना चाह रहा है सर, ये क्या है, क्या ये समझ से परे हो रही है बात। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इसकी कहानी समझ से परे है। इक्वल सेट की बात करूं मैं तुम लोगों से, इक्वल सेट की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग मुझे अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो ए मान लो, ए मान लो एक सेट है 1 और 2। यस एवरीवन, इज इट क्लियर और नोट? और मान लो बी जो है वो सेट है क्या, x बिलोंग्स टू n सच दैट, यहां पे लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और प्लस 2, इज इट क्लियर और नोट, इक्वल टू 0। तो अगर तुम लोग इन दोनों सेट को देखोगे, इन दोनों सेट को देखोगे तो बड़े प्यार से समझ में आ गया ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कभी नहीं सोल्व की तो सिर्फ अब सोल्व करके दिखा देता हूं। यहां से 3x को लिख सकता हूं 2x और माइनस x, और इसको लिख सकता हूं 2। यस और नो बच्चों? x कॉमन आ जाएगा तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, यहां माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 चल रहा है। x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू होंगी, ये 1 और 2। बोलो बात समझ में आई? क्या b भी है? b भी वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, बस ऊपर वाले को नीचे किस फॉर्म में लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म में है और नीचे वाला सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ जो रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या हो, वो सेम हो। इतनी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जो एलिमेंट सेम तो है, सेम का मतलब 1 to 1 हो। इक्विवेलेंट में क्या होता है, जैसे मान लो ए के अंदर 1 और 2 है, ठीक है, और बी के अंदर x और y है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भैया, 1 और 2, देयर इज अ 2 नंबर ऑफ एलिमेंट। और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों, यहां पे x और y, यहां भी 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है। डिफरेंस समझ में आया? जो इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट डेफिनेटली होगा, बट इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल सेट हो जरूरी नहीं है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहां क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम तो होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट होने भी वही चाहिए, 2 4 3 5 7 8 6 7, कुछ इस तरीका का फंडा तुम्हारे सामने होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है। होप सो कि यहां तक तुम्हारी चीजें तुम्हारे माइंड में बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है जिसको यू से डिनोट करते हैं, यू या म्यू एक ही बात है। और द सेट हैज ऑल एलिमेंट रिलेवेंट टू ओवर क्वेश्चन, रिलेवेंट टू ओवर क्वेश्चन। जैसे बहुत प्यारा सा एग्जांपल दूं तुम्हें, तो ये मान लो तुम्हारा पूरा स्कूल है, राइट एवरीवन। स्कूल कहां से कहां था तुम्हारा स्कूल, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का स्कूल है, राइट एवरीवन, जिसके अंदर 1000 बच्चे हैं। इज इट क्लियर? 10th स्टैंडर्ड के अंदर 100 बच्चे हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं तुमसे पूछूं कि ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया है ये क्या है, ये म्यू, जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं 1000। अगर इसी के अंदर किन्हीं दो डाटा को डिस्कस करना पड़े, किन्हीं दो डाटा को डिस्कस करना पड़े, ये सेट थ्योरी का पहला पार्ट है, बाद में सिखाऊंगा। पहले मान लो 10th को डिस्कस करना पड़े, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का डाटा तुम्हें ऐसे डिस्कस करना पड़े कि बॉयज और गर्ल्स के अंदर, सॉरी, अगर मान लो तुम्हें ऐसे कोई डाटा डिस्कस करना पड़े 10th स्टैंडर्ड के हैं, ये वो बच्चे हैं जो मैथ्स में पास हुए हैं, और ये जो बच्चे हैं जो जो
फिजिक्स में पास हुए, राइट, और कुछ ऐसे बच्चे हैं कॉमन जो दोनों में पास हुए, राइट। ऐसा डाटा जो मान लो पूरा स्कूल है, पूरा यूनिवर्स की तरह है, जिसमें सारे बच्चे हैं फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड, उसमें से 10th स्टैंडर्ड के मैथ और फिजिक्स के स्कोर को डिस्कस किया गया है। तो इस तरीके से डिनोट करेंगे ये म्यू, जो यूनिवर्सल सेट को जिससे तुम रिलेट कर रहे हो, क्या तुम तुम्हारे स्कूल से रिलेट नहीं करोगे, दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर सीधा यूनिवर्सल सेट बोला जाए तो मैंने जितने स्टैंडर्ड फॉर्म इन्फिनाइट के बताए थे, रियल नंबर बताया था, नेचुरल बताया था, ठीक है, होल बताया था, रेशनल बताया था, ठीक है, इंटीजर बताया था, इज इट क्लियर, कॉम्प्लेक्स बताया था, ये सब एक ही यूनिवर्स से आते हैं, एक ही यूनिवर्स से आते हैं। होप सो कि यहां तक की बातें बहुत प्यार से समझ में आई होगी, सेट को लेके तुम्हारे सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, बेसिक फंडामेंटल डाउट्स थे जो होने चाहिए तुम्हारे क्लियर। अब चलते हैं आगे की पिक्चर पे, जो जहां से कैट 23 की जर्नी तुम्हें स्टार्ट करनी है, वेन डायग्राम, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आज सिर्फ मैं टू सेट वेन डायग्राम की बात करूंगा। टू सेट वेन डायग्राम, ये सारे स्टैंडर्ड को अगर मैं सर्किल में डिनोट करके इसे सोल्व करना चाहूं तो उसे वेन डायग्राम का फॉर्म देते हैं। जैसे मान लो तुम लोगों को बात कीजिए, ये कुछ तुम्हारे कुछ दोस्त हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और कुछ फुटबॉल खेलते हैं, राइट। बहुत आराम से सुनना, आराम से सुनना, निकनेम लिख दिया मैंने। जैसे मान लो 100 स्टूडेंट है एक स्कूल में, यस एवरीवन, जिसमें से क्रिकेट खेलने वाले 70 है, ठीक है, और फुटबॉल वाले 50 है। तुम लोग एक बात बताओ, इस बात को सुन के तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो रहा? अरे तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो रहा कि स्कूल में सर टोटल 100 है, ठीक है, 100 स्टूडेंट है, उसमें से 70 क्रिकेट खेलते हैं, 50 फुटबॉल खेलते हैं, इनका सम करेंगे तो सर 120 नहीं हो रहा क्या? अब ये 20 एक्स्ट्रा कहां से आया, ये 20 एक्स्ट्रा कहां से आया? इसे कहते हैं ओवरलैपिंग का केस, ओवरलैपिंग का केस, ठीक है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मीनिंग समझते हो क्या? ओवरलैपिंग का मीनिंग समझते हो क्या? अरे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में इंटरेस्टेड हैं, दोनों में इंटरेस्टेड है। तो ये जो पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है, ये पार्ट जो दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चों, वैसे मैं तुम्हें यूनियर और इंटरसेक्शन सिखा सकता था, बट उसका कोई रोल प्ले नहीं है, वो फालतू में तुम्हें और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो वहां से सीधा यहां पे लेके आया हूं मैं तुम्हें इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है। तो ये जो वाला पार्ट है, इसमें क्रिकेटर भी आ रहे हैं, फुटबॉल भी आ रहे हैं, देख रहे हो, इस वाले सर्किल का ये वाला पार्ट आ रहा है और इस वाले सर्किल का ये वाला पार्ट आ रहा है, ये कॉमन पार्ट है। तो कितने लोग कॉमन लिख रहे हैं तुम्हें, कितने लोग कॉमन रख रहे हैं? ये जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं ना 20 एक्स्ट्रा, ये कॉमन पार्ट में होंगे। अगर कॉमन में आ गए तो क्रिकेट वाले अब कितने बचे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं? ये सर 50 बचे हैं, यस। और ओनली फुटबॉल वाले कितने बचे हैं सर? ये 30 बचे हैं। जब तुम इस वेन डायग्राम को ऐसे सम करोगे ना, इस तरीके से सम करोगे 50, 20 और 30, ये ऑलवेज टोटल के इक्वल आएगा, जितने लोग इस वेन डायग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। समझ पा रहे हो? अब मैं इसी वेन डायग्राम को ऐसे लिख दूं, इस वेन डायग्राम को ऐसे लिख दूं कि मेरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, राइट एवरीवन, उसमें से 100 बच्चों का डाटा वेन डायग्राम में है, ये क्रिकेट वाले हैं और ये फुटबॉल वाले हैं। ये 20 आपने लिख दिया, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा और छोटा लिख देता हूं मैं, है ना, अलग कलर से लिख देते हैं। अगर तुम देखोगे तो 20 यहां लिख दिया तुमने और 50 यहां लिख दिया और 30 यहां लिख दिया। तो दैट्स वाई वो यूनिवर्सल सेट समझाया था कि भाई पूरे स्कूल में 1000 लोग हैं, ये पूरा स्क्वायर उस स्कूल को डिनोट कर रहा है। उस स्कूल में क्रिकेट और फुटबॉल में इंटरेस्ट रखने वाले लोग 100 थे, जिसमें से 20 को ऐसा बोला जा सकता है बोथ 20 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है बच्चों, बात समझ पा रहे हो? अगर तुम लोगों को यहां से सिर्फ कोई ये पूछ ले, कोई ये पूछ ले कि बच्चों ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ओनली क्रिकेट वाले कितने, ओनली क्रिकेट वाले कितने सर? ओनली क्रिकेट वाले 50 है। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि ओनली फुटबॉल वाले कितने हैं, ओनली फुटबॉल वाले कितने हैं, तो ये 30 है।
और टोटल पूछ ले तो इसका आंसर 100 है। क्या इतना स्टैंडर्डाइज कर पा रहे हो? क्या इतनी चीज समझ पा रहे हो? वेन डायग्राम का सबसे इजीएस्ट फॉर्म, जब दो वेरिएबल को आपस में कनेक्ट किया, फिर 3 वेरिएबल होंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर 4 वेरिएबल होंगे और उसके बाद होगी प्रैक्टिस। जो कैट जैसा एग्जाम है उसमें 3 वेरिएबल ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें वेरिएशन ज्यादा है। उसके बाद अगर टफ की बात की जाए तो 4 वेरिएबल पूछा जाएगा एंड 5 वेरिएबल बहुत रेयर पूछा जाएगा। फिर भी मैं तुम्हें 5 वेरिएबल तक लेके जाऊंगा। होप सो इतनी चीजें बड़े प्यार से क्लियर है, ठीक है। आगे आ जाओ। ये एक क्वेश्चन मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ये 3 सेट का है जिसको मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा। ऐसे तुम इसे घबराना मत, ठीक है। तुम्हारी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल ऐसे इस लैंग्वेज में कि तुम्हारे कोई बैरियर ना हो चीजों को सोचने और समझने में, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल था कि अगली क्लास में कहां तक स्टैंडर्डाइज अपन कर रहे होंगे। इज इट क्लियर बच्चों? अब चलते हैं थोड़ा आगे, सेट थ्योरी के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सेट थ्योरी के, ठीक है। अगर तुम लोग थोड़ा सा देखो, बहुत प्यार से समझाऊंगा। यहां 0 लगा लेंगे एक। सर ऐसे क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे? ये बेसिकली ये क्वांट का भी पार्ट है बच्चों, क्वांट में भी पूछ लिया जाता है और ये एलआरडीए में भी, क्योंकि ये एलआरडीए में थोड़ा सा लेवल अप करके पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसका बेसिक भी बता दिया, ठीक है। सो गाइस देखो क्या है, इन ए ग्रुप 1000 पीपल 700 कैन स्पीक इंग्लिश। तो तुम लोग बोल सकते हो 700, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं बच्चों? इंग्लिश बोलने वाले 700, सीधा लिख लिया करो आराम से, ठीक है। फिर क्या 500 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी वाले हैं सर 500। तुम्हारा दिमाग यहीं से चलना स्टार्ट हो गया होगा, यहां से, ठीक है, कि भैया 700 और 500 सर अभी बताया था 1200 कैसे हो गया, ठीक है। अगर तुम दोनों का सम करो तो ये 1200 और नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने? 1000 है पीपल एक ग्रुप में। तो ये जो तुम लोग देख रहे हो 200, ये ओवरलैपिंग है। हाँ भाई, ओवरलैपिंग है। ये अभी तो इजी स्टार्ट हो रहे हैं, जब टफ क्वेश्चन आएंगे तब बड़ा मजा आएगा। अब देखना, इफ ऑल पीपल स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, 1000 में से या तो तुम हिंदी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। हाँ, एटलीस्ट वन का मतलब होता है वो लोग जो वन लैंग्वेज बोलते हैं प्लस वो लोग जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, राइट एवरीवन। एटलीस्ट वन का मतलब ऐसे कोई भी बंदा नहीं है इस पूरे ग्रुप में जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं आती। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, ठीक है। हाउ मैनी स्पीक बोथ लैंग्वेज, पहला क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है बच्चों, पहला क्वेश्चन यहीं तक है, हाउ मैनी स्पीक बोथ लैंग्वेज। तो अगर तुम इसे वेन डायग्राम से बनाओगे चुटकियों में सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। 2 वेरिएबल है इसलिए 2 वेन डायग्राम, 2 सर्किल ड्रॉ कर लेना। सबसे पहले इंग्लिश को ड्रॉ करो, फिर सबसे पहले हिंदी को ड्रॉ करो। इंग्लिश के यहाँ पे ये 700 लिखने का मतलब ये पूरा सर्किल 700 का है, और ये पूरा हिंदी के यहाँ 500 रखने का मतलब है ये पूरा सर्किल क्या है? 500 का है। इन दोनों में से ओवरलैपिंग हुई है 200 की। तो गाइस जस्ट टेल मी ये कितने हैं? ये कितने हैं सर? 500। और ये कितने हैं? 300। क्रॉस चेक करने के लिए सम कर लेना, 500 प्लस 200 प्लस 300 1000 हो रहा है, डेफिनेटली 1000 हो रहा है। तुम्हारा मन खुश हो गया, यस सर ये तो पॉसिबिलिटीज थी। अब देखो, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, कितने लोग हैं जो दोनों बोल सकते हैं भैया? कॉमन ओवरलैप ये 200 है जो बोथ बोल सकते हैं, यस और नो। पहला आंसर मिला क्या? पहला आंसर मिला क्या? यस। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश की बात नहीं की है बच्चों, हिंदी या इंग्लिश की नहीं, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या है? एग्जैक्टली वन का मतलब क्या है? चाहे वो हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले, वो एक्चुअल में तुमसे पूछना चाह रहा है 500 इसमें से इंग्लिश एग्जैक्टली ओनली वन लैंग्वेज की बात की जाए, है ना, वन लैंग्वेज की बात की जाए। और 300 कितने हैं बच्चों? एग्जैक्टली वन वाले हिंदी वाले। 200 को काउंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वन का मतलब सिर्फ एक ही लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो हिंदी आनी चाहिए इंग्लिश। तो आंसर होगा तुम्हारा 800। अरे भाई स्टैंडर्डाइज कर पा रहे हो क्या? बड़े प्यार से समझ पा रहे हो क्या? होप्सो की सेशन की सारी बातें तुम्हें बहुत ही ढंग से समझ में आ रही है और सब कुछ तुम डिटेल में देख पा रहे हो? बोलो यहां तक यस और नो। एवरीवन क्लियर और नोट? यस, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियरिटी है। आगे चलेंगे बहुत ही ढंग से सोचते समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जब भी तुम लोग इसे लाइव देख रहे हो रिकॉर्डेड सेशन को, तो एक काम करना, इस पे आना और इसको पोज कर लेना। समझ रहे हो? इस पे आना और इस पे पोज कर लेना और ट्राई करना कि खुद से बना पाओ।
अब हम सिखाते हैं इसको फास्टेस्ट और एक्यूरेसी के साथ बनाना, ठीक है। इन ए एग्जाम 60% कैंडिडेट पास इन मैथ, 60% कैंडिडेट है जो मैथ में पास हुए हैं, 70% कैंडिडेट है जो इंग्लिश में पास हुए हैं। तो यह कैंडिडेट तो अपने आप में 100% ही है ना, मतलब अगर 100% का मतलब होता है कि अगर 100 लोग हैं तो 60 इसमें से मैथ में पास हुए और 70 इसमें से इंग्लिश में पास हुए। 10 कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कह दी इसने। देखो, जब भी कोई चीज का कंपैरिजन होता है वो सेम सेगमेंट में होता है। या तो पास पास वालों को शेयर कर दो, ये जो वेन डायग्राम बनाते हो तुम, या तो ये पास पास वालों का होगा या ये वेन डायग्राम फेल फेल वालों का होगा। इसने एक यहाँ पे ट्विस्ट दे दिया कि 10% कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ। तो भैया तुम लोग कैसे सोचोगे, पास कितने, 90% कैंडिडेट जो है वो दोनों में पास हुए। इफ 300, अब तुम्हें यहाँ पे नंबर गिवन है 300 कैंडिडेट पास इन बोथ, मतलब 300 स्टूडेंट दोनों में पास हुए। अभी तक सारी बात परसेंटेज पे चल रही थी, अब उसने नंबर में कन्वर्ट कर दी है। तो तुम्हें क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन एग्जाम। एग्जाम में कितने लोग थे पहले तो ये बताना पड़ेगा। इफ दे टू टेस्ट इन ओनली 2 सब्जेक्ट, मैथ एंड इंग्लिश। बोलो कितने थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। अगर तुम सोच पा रहे हो तो आंसर करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो करें स्टार्ट। तुम्हें अपीयर करने वाले की बात बता रही थे, बता दें, चलो करते हैं। देखो, मैं बड़े ही आसान रीजन के साथ चलना चाहूंगा कि सबसे पहले मान लो ये मैथ है ना, ये मैथ्स है। मैथ्स को अगर देखना चाहोगे बच्चों तो मैथ्स का 2 फंडा है। यहाँ पे देखो, पास होने वाले कितने, पास होने वाले 60% है, तो वैसे फेल होने वाले कितने होंगे, सीधा सीधा आराम से बता देना, फेल 40%। यस। और फिर कैंडिडेट इंग्लिश वाले के पास चलते हैं, इंग्लिश वाले के पास चलेंगे। इंग्लिश वाले का सिनेरियो क्या होगा, पास और फेल का। ये मान लो पास होने वाले सर 70 है, तो फेल होने वाले कितने हैं बच्चों, फेल होने वाले कितने हैं सर 30। टोटल 100 होता ना इसलिए। और दोनों की सिनेरियो क्या गया, बोथ के अंदर कितना है, बोथ के अंदर सिनेरियो कितना है, बोथ मैथ प्लस इंग्लिश। इसका सिनेरियो कितना है बच्चों, बोथ का सिनेरियो है, बोथ में फेल होने वाले। देखो गिवन है 10। यस एवरीवन, इतनी पिक्चर तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। अब तुम फेल वालों का वेन डायग्राम बना सकते, फेल वालों का वेन डायग्राम बना सकते। देखिए, और देख पा रहे हो, ये मैथ में फेल होने वाले कितने, 40, और इंग्लिश में फेल होने वाले कितने, 30, और दोनों में फेल होने वाले 10। अगर ये 10 है तो ये ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा, समझना आराम से। और अगर ये 10 है तो ये ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। यस एवरीवन, कितने लोग हैं जो इतना स्टैंडर्डाइज कर पा रहे हैं, अरे बोलो 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 बोलो। अब तुम लोग इन सबको सम करोगे तो टोटल कितने फेल हुए, यहां से इनका टोटल फेल बताओ कितने होंगे। जितने स्टूडेंट है टोटल उसमें से फेल कितने हुए, सर आपने ही बताया था, ओवरलैप आपने कर लिया। इन सबका सम 30 + 10 + 20, 60% टोटल फेल। अगर टोटल फेल 60% है बच्चों, तो अब आगे का क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे इजीली बन जाएगा। अब कर लो डिलीट, यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करो। तो टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं, टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं सर, टोटल पास स्टूडेंट 100% में से 60% फेल हो गए, तो टोटल है 40%। जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, देखो जिसकी वैल्यू 300 गिवन है। सर आप पास पे क्यों लेके गए, क्यों लेके गए अभी मैं पास पे, क्योंकि तुम्हें पास वाले ही देखने थे, तुम्हें एक्चुअल वैल्यू उन्हीं की गिवन थी। तो 40% की वैल्यू कितनी है सर, 300 गिवन है। अगर 40% की वैल्यू 300 गिवन है तो 1% की कितनी, यूनिटरी मेथड यूज करता हूं, 300/40। तुम्हें किसकी चाहिए सर, 100% की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 100। यहीं से एक साथ ही कर दिया सॉल्व। यहां से सॉल्व करोगे तो एक जीरो से एक जीरो चिपका दो, इस 2 से ये 5 चिपका दो, और इस 2 से ये 150 कर दो। 150 इंटू 5 होगा, ये जो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 750। कितने लोग स्टैंडर्डाइज कर पा रहे हैं कि टोटल 750 जो है वो क्या है, कैंडिडेट हैं जो मैथ और इंग्लिश के एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे, 750। होप सो हर बच्चा ये बात अच्छे से समझ पा रहा है। कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो, कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो,
जल्दी से बताओ, अगर तुम लोग इतनी चीजें स्टैंडर्डाइज कर पा रहे हो तो चीजें आसानी से बनेगी तुम्हारी, तुम्हें यहाँ पे कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं होने वाली। सबको क्लियरिटी ऑफ थॉट है? हाँ, सबको क्लियरिटी ऑफ थॉट है। अगर इतना सोच पाए तो पहले देखो सिर्फ एक ट्विस्ट था इसमें कि 10% फेल वाला दिया है, तो वेन डायग्राम पूरा फेल का बनेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक्चुअल में मर्ज करने वाला डाटा 10% गिवन है। अब तुम अपनी मर्जी से मर्ज नहीं कर सकते, ओवरलैपिंग का केस देखना पड़ता है। यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक पास होने वाला और एक फेल होने वाला। जैसे स्पोर्ट्स में दो एलिमेंट थोड़ा होते हैं, पास और फेल, यहाँ दो एलिमेंट है एक ही सब्जेक्ट के अंदर। मैथ के अंदर दो सिनेरियो, एक पास हो सकता है, ये फेल हो सकता है, राइट? वहां वो दो सिनेरियो नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट था। अब जैसे